जवानी कहानी इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई थी, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ओने के साथ जब लोहे के चने चप चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमद्द पड़ा। अल्हड़ चाल नशे में गर्क, शबाब में मस्त। मगर उसके साथ साथ कुल पाजामे इतने छोटे हो गए कि बालिश्त बालिश्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है कि कंधे जरा आगे ढलका कर जरा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ हाँ, जरा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल हैं कि काबू ही में नहीं, लटें फिसली पढ़ती हैं, बाल बहे जाते और मांग मांग तो गायब। अगर माँ 8वीं रोज कड्डवा तेल छोड़कर मेंढियां न बांधी तो जिंदगी अजीर्ण हो जाए। गोमुँह लिए कंगूरों के तबाक की तरह मूड़ा मूड़ा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है। जैसे किसी ने सर घोंट के बालों के वबाल ही से नजात दिला दी। न जाने ये मेमे फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती हैं। और पाँव पाँव तो जैसे फावदा, क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा। अंगूठा जैसे कछुए का सर। और भी थीं बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों को सताती। आईने में नाक देख के तो बस कै आने लगती। ये डबल निगोदा जैसे खूंटा। शज्जो की शादी हुई तो ये बद्धी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी, और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी। जब उसकी शादी होगी तो बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर शबराती भैया आए थे। कैसे गौर से उसका मुंह तक रहे थे। भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं देखी होगी। जन्नों ने जल्दी से कुछ पोंछने के बहाने नाक ओढ़नी से छुपा ली। शबराती भैया झेंप गए। समझे होंगे बिगड़ जाएगी ये। एक काश वो सुलोचना होती या माधुरी का कज्जन ही सही। अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता, कुछ टोटा तो आ न जाता उनके खजाने में। अगर जरा वो गोरी ही होती और कामचोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या हाथ सड्डी अच जाते उनके। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को खटाखट इंसानी पैकर गढ़ते देखती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ता की बगल में फोड़ा न निकला होता। बापू के जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीना की खाट गोड्डी थी और खुरपियां तक न हिलाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। खपरेल में न जाने दिन में कै घंटे ऐंठती। पिछले चंद महीने से उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूलना खाली अजिल्लत नहीं। जब कभी माँ पर ये वबाल छा जाता है, एक आध बहन या भाई रात भर रें रें करने और उसके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होता है। मक्खियाँ बस दोपहर को सताती हैं। इस कान से उठाओ दूसरे पर आन मरे। वहाँ से उड़ी तो नाक में तनतनाए, वहाँ से नोचा तो आँख के कौए में घुस जाती है। 2 घड़ी भी न हुई होगी कि दुपट्टा के छेद में से यलघार बोल दिया और ऊपर से माँ डकराई। मौत पड्ढे तेरे सोने पर, उठ शबराती को रोटी दे। गर्दन पर से मैल की बत्तियां छुटाती छींके की तरफ चली। बाहर पत्थर पर शबराती भैया लाल चार खाने का अंगोछा खींच रहे थे। छपाछप से मैली मैली बूंदें उछलकर उनकी अधमिची आंखों और उलझे हुए बालों पर पड़ रही थीं। वो रोटी रुक के पास ही घुटने पर ठोर ही रख के गौर से उन्हें देखती रही। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूबे हुए। जी न घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसी खुजली पढ़ती होगी। उनके कसे हुए डंधों और राणों की मछलियां हर छपाके के साथ उछलती थीं। शबराती भैया अंगोछा टट्टी पर फैलाकर रोटी के बड्ढे बड्ढे निवाले साग की कमी का गिला करते हुए निगलने लगे। पाड़ी, उन्होंने सूखी रोटी के मुहीत निवाले को गले में जकड़ते हुए कहा, और जन्नों ने घबराकर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वो घरूर से अहकाम सादर करती उठी। हम कर देंगे कुट्टी, शबराती रोटी के किनारे खाते हुए बोला। तुम खेत जाओगे? वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे? वो घरूर से एक अमीक डकार लेकर बोला। ओह नक रहने दो। वो चली। कहते हैं तुझसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी। शबराती ने प्यार से डांटा।
शबराती को क्या, उनके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं? ऐसी भी क्या चोट चपेट। छप्पड्ड में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से दो चार घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड्डा रहने की ताकीद करके खुद कुट्टी के गट्ठे को बचोर कर गड्डियाओं बनाने लगी। झेप, हटो, हम कुट्टी कर दें। शबराती ने फिर डकार लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू किया। वो इतरा कर गंडासा संभाल कर बैठ गई, गोया उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफा कहो तो सुनती ही नहीं। ला, उधर गंडासा। वो गंडासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगी और कुट्ठी शुरू कर दी। तो लियो अब। वो अपनी फुकनी जैसी मोटी मोटी उंगलियां गंडासे के नीचे बिछाकर बोले, लेव, अब करो कुट्टी, मार देव। हटाओ कि हम सच्ची मार दें। वो गंडासा तौल के बोली, जैसे सचमुच मार ही तो देती। मार, तेरे कलेजा में बूता हो तो मार देख। और जो वो मार ही देती, कचर कचर सारी उंगलियां पिस जाती। ये क्या बात थी? कोई जबरदस्ती थी उनकी? अब मारती क्यों नहीं? शबराती भैया ने आंखें झपकाईं और उनका मूंछों वाला मोटा सा होंठ दूर तक फैल गया। गंडा सा छीन लिया गया और जन्नो खिसिया गई। न जाने उसके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पर पसीना में डूबे हुए घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियां कैसी फुर्तीली होती हैं। जन्नों का बस चलता तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी बोटियां भी खिला देती। मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से बहन भाई। वो मोटी से मोटी रोटी कहवा कितनी ही जली और अधकचरी क्यों न हो, चुटकियों में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी न थोपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भद्दी औरत से हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी बच्चे को पेट में लिए कूल्हे पर लादे या दूध पिलाते गुजारती। माँ क्या थी, एक खजाना थी जो कम ही न हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और घलाजत फैलाने के लिए तैयार कर लिए थे, पर वैसी ही ढेर का ढेर रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जबकि रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकराना शुरू किया। मोहल्ला की कुल मुअज्जिज बीवियां ठीकरे और हांडियों में बदबूदार चीजें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगीं। मोटी दोहर को बछड़े की रस्सी की मदद से खपरैल के कोने में तान कर माँ लिटा दी गई। बच्चों ने मिनमिनाना शुरू किया और आने वाले से बड्ढा बच्चा पछाड़ें खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूंस दिया और खुद माँ को निहायत पेचदार गालियां देने लगा, जिनका मफहूम जन्नो किसी तरह न समझ सकी। शबराती भैया दो एक गालियां जुओं वगैरह को देकर भैंसों वाले छप्पर में जा पड़े, पर जन्नो माँ की चिंगारदें सुनती रही। उसका कलेजा हिला जाता था। मालूम होता था कोई माँ को कांटे डाल रहा है। औरतें न जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थीं। जन्नों को ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे माँ का सारा दुख वहीं उठा रही है, गोया वहीं चीख रही है, और एक नामालूम दुख की थकन से वाकई वो रोने लगी। सुबह को वो एक सुर्ख गोश्त के लोथड़े को गूदड़ में रखा देखकर क्यों तय फैसला न कर सकी कि इस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं जो माँ ने गुज़श्ता शब झेला था। पता नहीं माँ ने दूसरी घलाजत के साथ साथ उसे चीलों के खाने के लिए कूदे के ढेर पर रखने के बजाय उसे कलेजे से क्यों लगा रखा था। जाड़ों में भैंसों के गोबर की सद्धांध बची कुची सानी की बू के दरमियान फटे हुए गूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीव ही जीव लेट जाते। फटी हुई रोई के गुट्ठल और पुरानी बोरियां जिस्म के करीब घसीट कर एक दूसरे में घुसना शुरू कर देते ताकि कुछ तो सर्दी दबे। इस बेसरो सामानी में भी क्या मजाल जो बच्चे निचले बैठे। रसूलन हुंगवा की टांग घसीटती और नत्थु मोती के कूल्हे में काट खाता और कुछ नहीं तो शबराती ही घसीट कर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियां देती तब जरा सोते। रात को वो अफरात फरी पड़ देती कि किसी का सर तो किसी का पैर, किसी को अपने जिस्म का होश न रहता, पैर कहीं तो सर कहीं।
बाज वक्त अपना जिस्म पहचानना दुश्वार हो जाता। रात को किसी की लात या घूंसे से चोट खाकर या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से उकताकर अगर कोई बच्चा छू भी करता तो माँ डायन की तरह आंखें निकालकर चीखती और फरियादी बिसूर कर रह जाता। और जन्नो तो सबसे बद्धी थी। मगर जन्नो को खूब मालूम हो गया कि सीने पर कितने ही बाल हों और बगल में से कैसी ही सड्डांध आए, जी बिल्कुल नहीं घबराता। मोरी का कपद्दा कीचड़ में क्या मज़े से लौटता है और उसमें बात ही ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चे को जन्नों को देकर दाई से पेट मलवाने कोठड्डी में चली जाती या अपनी सहेलियों से कोई निहायत ही पोशीदा बात करती होती तो वो भैया को गोद में लिटाकर जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामना चूमती मगर उसका जी मित लाने लगता। पिलपिला सड्ढे हुए दूध की बू। वो सोचने लगती कि कब वो 6 फुट ऊंचा चौधे बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा। और फिर वो उसकी छोटी छोटी मूंछों और फुकनी जैसी मोटी उंगलियों का तसव्वुर करती। उसे यकीन न आता था कि कभी यही खमीरी घलघला लकड़ी का खंबा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम बरहना गुंडों को देखकर वो अपने अधमरे भाइयों पर तरस खाने लगती। काश यही बढ़ जाए। इतना खाते हैं फिर कचरिया सा पेट फूल जाता है और वो भी सुबह को खाली। मुहर्रम पर शबराती भैया अपने घर चले गए। रात को बच्चे पहली ही धुतकार में सो जाते पर जन्नो पड्ढी पड्ढी जागा करती। वो सरक सरक के किसी बच्चे से बेइख्तियार होकर लिपट जाती। शबराती भैया कब तक आएंगे अम्मा? उसने एक दिन पूछा माँ से। बैसाख में उसका ब्याह है, अब वो ससुराल ही रहेगा। माँ गेहूं फटकती हुई बोली। अरे, उसे किस खोदर हैरत हुई। घसीटे चाचा के ब्याह में बस क्या बताया जाए, क्या मजा आया था। रात रात भर बस गाना और ढोल। सुर्ख टोल की दुपट्टिया वो किस शान से 8 दिन तक ओढ़े फिरी थी। जभी तो शबराती भैया ने उसके क्या जोर से छुटकी भर ली थी। वो घंटों रोई थी। वो फिर सोचने लगी कि ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाल ओढ़नी तो वैसी धरी थी, फिर ब्याह तो अभी दूर था। पर न जाने उसे क्या हो गया था। वैसे तो कुछ नहीं, बस जी था कि लौटा जाता था। अगर पिछवाड़े इमली का पेड़ न होता तो वो फिर भूखी ही मर जाती। कैसा जी भारी भारी रहता। माँ उसके झोंटे पकड़ पकड़ कर हिलाती पर हर वक्त नींद थी कि सवार रहती। पानी भरते में उसे कई दफा चक्कर आ गया और एक दफा तो वो गिर ही पद्धी दहलीज पर। नाजों की कमर लचक जाती है, माँ ने दोहत्तदा मारकर कहा और अपना सा पीला चेहरा देखकर तो वो खुद डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। कुब्धी बुढ़िया मरी थी तो कई दिन पहले धदाम से मोरी में गिरी और बस घिसटा ही करती थी। अरे ये तुझे हो क्या गया है रांड? माँ ने उसे पजमुर्दा देखकर पूछ ही लिया और वो उसे बेतरह टटोलने लगी। जन्नों के बहुत गुदगुदी हुई। हरामजादी ये किसका है? उसने उसकी चोटी उमेट कर कहा। क्या? जन्नों ने डर के पूछा। अरे यही तेरे करतूत, बच्चा बनती जाती है, मुर्दार हरामखोर। उसने जन्नों को इतना मारा कि 2.5 सेर घी फेंकने पर भी न मारा होगा और खुद अपना सर कूट डाला। अरे मुर्दे खोर, बता तो आखिर कुछ। वो थक कर जन्नों को फिर पीटने लगी और फिर उसने न जाने क्या क्या पूछ डाला। वहां था ही क्या। रात को उसने अपने बाप की गालियां और मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने पेट में अड़ा लिए और खाट पर औंधी हो गई। पर उसे बड्डी हैरत हुई कि वो साथ साथ शबराती भैया को क्यों गंडासे से काट डालने की धमकी दे रहे थे। बैसाख में तो उनका ब्याह होने वाला था जिसमें वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भर आया।